Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Artificial Intelligence. हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने अभी तक पढ़ी हैं, जिसमें से फैक्ट्स को और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट वैल्यू ट्रिपलेट्स को मैंने आपके सामने पेश किया। आज का हमारा मौजू सिमेंटिक नेटवर्क्स हैं, फ्रेम्स हैं और लॉजिक में प्रेपोजिशनल कैलकुलस और प्रेडिकेट कैलकुलस शामिल है। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द सिमेंटिक नेटवर्क्स? सिमेंटिक नेटवर्क्स बुनियादी तौर पे ग्राफ्स होते हैं जिसमें हमारे जो नोड्स हैं वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जो आर्क्स होती हैं वो उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये बुनियादी तौर पे डाटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए ही हम इनको इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो स्ट्रक्चर हमारे सामने है उसको रिवील करने के लिए और कंसेप्चुअल एडिशन के लिए या नेविगेशन के लिए हम यानी ये ग्राफ जो है जिसको सिमेंटिक नेटवर्क कह रहे हैं, ये हम डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए या फिर किसी स्ट्रक्चर को रिवील करने के लिए कि चीज़ों का आपस में रिलेशन क्या है और रिलेटिव इम्पोर्टेंस क्या है चीज़ों की, या फिर कंसेप्चुअल एडिशन जो है वो उसको सपोर्ट करने के लिए, या फिर ऑब्जेक्ट्स और उनकी आपस में नेविगेशन को सपोर्ट करने के लिए हम सिमेंटिक नेटवर्क्स का इंतखाब करते हैं। इसमें सिमेंटिक नेटवर्क्स में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप होता है, इज़ आ रिलेशनशिप, जिसके बारे में आप बखूबी वाकिफ़ हैं, या फिर ओनरशिप का रिलेशनशिप होता है जिसे हैज़ रिलेशनशिप कहते हैं। सिमेंटिक नेटवर्क की एग्जांपल आपके सामने है। इसमें हमने इस डायग्राम में आपको, इस ग्राफ में आपको बुनियादी तौर पे 7 नोड्स नज़र आ रहे हैं और डिफरेंट आर्क्स विद डिफरेंट डायरेक्शंस आपको नज़र आ रही हैं, और आर्क्स के ऊपर जो है वो रिलेशनशिप्स के नाम लिखे हुए हैं। जैसे इसको अगर हम लेफ्ट से शुरू करें तो सुजुकी इज़ अ कार, कार इज़ अ व्हीकल एंड व्हीकल ट्रेवल्स बाय रोड। इसी तरह से अगर राइट से शुरू करें, बेडफोर्ड इज़ अ ट्रक, ट्रक इज़ अ व्हीकल एंड व्हीकल ट्रेवल्स बाय रोड। तो हम देखें इसमें नेविगेशन भी हमारी सपोर्ट हो रही है, इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट्स का आपस में रिलेशनशिप है वो भी सपोर्ट हो रहा है, और जो इनकी रिलेटिव इम्पोर्टेंस है वो भी इसमें सपोर्ट हो रही है। तो इस तरह की जो हमारे पास ग्राफ्स होंगे उससे हम अपने नॉलेज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में और उनके रिलेशनशिप्स की शक्ल में। तो देखिए ये हमारे पास जो ग्राफ है इसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है ये दिखाया गया है। जैसे कार और सुजुकी का आपस में इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है। सुजुकी इज एन इनहेरिटेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कार, यानी सुजुकी इज अ टाइप ऑफ कार एंड कार इज अ टाइप ऑफ व्हीकल। तो बुनियादी तौर पे इनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो इज अ टाइप रिलेशनशिप है, यानी इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है। इसी तरह से बेडफोर्ड और ट्रक का आपस में जो रिलेशनशिप है ये भी इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है, और ट्रक का फिर व्हीकल के साथ भी इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है। जबकि व्हीकल और रोड जो है ये दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो बुनियादी तौर पे नेविगेशनल रिलेशनशिप है, जिसका नाम यहाँ पे आर्क पे लिखा हुआ है, ट्रेवल्स बाय। तो सिमेंटिक नेटवर्क में डिफरेंट किस्म के जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके उनका आपस में रिलेशन क्या है, नेविगेशन कैसे हो रही है, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस नेटवर्क पर आप ऑपरेट कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी ऑपरेट ऑन दिस नेटवर्क? हमने नेटवर्क तो बना लिया, क्या हम इस पर कुछ ऑपरेशंस भी कर सकते हैं? हम इसमें इंफॉर्मेशन का जो इन्फ्रेंस है वो कैसे ड्रा करेंगे? इसके लिए ये है कि आप नोड्स जो हैं उनसे सवाल पूछिए और फिर नोड्स आपको उसका जवाब देंगे। कैसे? मिसाल के तौर पे हम
जो व्हीकल का नोड है उससे सवाल पूछते हैं, हाउ डू यू ट्रेवल। व्हीकल का जो नोड है इससे हमने सवाल पूछा, हाउ डू यू ट्रेवल। तो व्हीकल ने अपनी आर्क की तरफ देखा, पहले उसने अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे जो आर्क है उसको देखा, तो वो इनहेरिटेंस की आर्क थी। उसने अपनी राइट हैंड साइड पे एक आर्क को देखा, वो भी इनहेरिटेंस की आर्क थी। जबकि उसने अपने नीचे वाली डाउन जो जा रही है उस एक आर्क को देखा, तो वो जो थी वो नेविगेशनल आर्क उसको नज़र आई। तो उसके आगे जो नोड था वो रोड का नोड है और उस आर्क पे लिखा है ट्रेवल्स बाय। तो इस व्हीकल के नोड ने आपको जवाब दिया, आई ट्रेवल बाय रोड। तो ये है इस आप सिमेंटिक नेटवर्क पर जो है वो नोड से सवालात पूछ सकते हैं और नोड्स आपको उसका फिर नेविगेशन के ज़रिए या जैसे भी आपको उसका जवाब दें वो आपको उसका जवाब देंगे। इसी तरह से अगर हम किसी भी कार को, कोई भी कार है, एक्स है या सुजुकी है या कोई भी है, उसको हम कोई सवाल पूछते हैं, हाउ डू यू ट्रेवल। मिसाल के तौर पे ये सुजुकी कार है, इसको हमने सवाल पूछा, हाउ डू यू ट्रेवल। अब ये जो नोड है ये अपना जवाब कहाँ से ढूंढेगा, ये पूरे अपने इस नेटवर्क में जहाँ जहाँ से इसको रास्ता मिलेगा उस रास्ते से ये जवाब को ढूंढने की कोशिश करेगा। तो ये कार जो है सुजुकी, ये अपनी राइट हैंड साइड पे जो आर्क है उससे पूछेगी तो वो बताएगी आई एम अ टाइप ऑफ कार। तो कार से वो पूछेगी तो कार बताएगी आई एम अ टाइप ऑफ व्हीकल। तो व्हीकल से जब वो पूछेगी यही सवाल तो वो अपने दाएं तरफ देखेगी, तो उस तरफ इनहेरिटेंस की आर्क है वो उसको छोड़ देगी। नीचे जो आर्क जा रही है उस पर लिखा हुआ ट्रेवल्स बाय और अगला जो नोड है वो रोड का है। तो इससे व्हीकल जवाब पीछे भेजेगी कार वाले नोड को कि आई ट्रेवल बाय रोड। कार यही जवाब जो है ये सुजुकी वाले नोड को भेजेगी कि दैट आई ट्रेवल बाय नोड, और ये फिर आपको इन टर्न अपना जवाब देगा कि आई ट्रेवल बाय रोड। दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लोर और ऑपरेट ऑन अ सिमेंटिक नेटवर्क। अब इस सिमेंटिक नेटवर्क के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। चूंकि अभी तो आपको मैंने एक सिंपल सा एक सिमेंटिक नेटवर्क दिखाया जिसमें नोड थोड़े हैं और उनकी आर्क्स भी थोड़ी हैं और बहुत कम्प्लेक्स भी नहीं है, बड़ी सादा सी उनकी रिलेशनशिप जो है वो दिखाई गई है। लेकिन जब ग्राफ्स बड़े हो जाते हैं, उनकी डेप्थ भी बहुत हो जाती है और उनमें साइकिल्स वगैरह भी आ जाते हैं और उनमें आर्क्स भी इतनी आ जाती हैं कि उनको कंप्रीहेंड करना आसान नहीं रहता। तो जो कम्प्लेक्स ग्राफ्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े ग्राफ्स होते हैं, उनको रन रन टाइम पे कंप्यूट करना बहुत महंगा पड़ता है। यानी ये एक्सपोनेंशियल से भी इसका खर्चा जो है वो टाइम और मेमोरी में ज़्यादा हो जाता है। यानी वर्स्ट केस में हमें क्या होगा कि हमने एक नेटवर्क देखा, वो बहुत बड़ा नेटवर्क था, वो ग्राफ बहुत बड़ा था, हमने उससे एक सवाल पूछा और पूरा नेटवर्क जो था उसको ट्रेवर्स करने के बाद हमें ये पता चला कि इस सवाल का कोई जवाब इस नेटवर्क में मौजूद ही नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा वक्त भी ज़ाया हुआ और हमारी स्पेस यानी मेमोरी भी ज़ाया हुई। यानी कंप्यूटेशनली इतना एक्सपेंसिव है ये रन टाइम पे कि इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हम। फिर चूंकि सिमेंटिक नेटवर्क्स जो हैं ये हमारी जो इंसानी दिमाग की एसोसिएटिव मेमोरी होती है, जिसमें हम चीज़ों को एसोसिएशंस के हवाले से स्टोर करते हैं, इसको मॉडल करने की एक नाकाम कोशिश करता है। लेकिन चूंकि सिमेंटिक नेटवर्क जो है उसको ये तो मालूम नहीं है कि हमें इंसान के जो दिमाग में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, यानी आप समझ लें 10 पावर 15 के ऑर्डर में हमारे पास न्यूरॉन्स और उनके लिंक्स होते हैं आपस में। तो इतनी, और हर न्यूरॉन के अंदर फिर हमें पता है कि जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी डेंसिटी जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे कितनी है, इंफॉर्मेशन कितनी डेंस स्टोर हो सकती है एक एक मॉलिक्यूलर लेवल पे। तो ये जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज का लेवल है और जो लिंक्स का लेवल है, ये अभी तक समझे सिमेंटिक नेटवर्क के तसव्वुर से बाहर है जो कि इंसान के पास मौजूद है। लिहाजा यहाँ पर भी इसकी एक लिमिटेशन आ गई। उसके बाद
सिमेंटिक नेटवर्क चूंकि इतने ज़्यादा जो है लिंक्स और इतने ज़्यादा जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं और फिर उनके अंदर जो डीएनए कंप्यूटिंग की कैपेसिटी है उसको कंपीट करने की सलाहियत नहीं रखता। फिर ये लॉजिकली भी नामुनासिब है। लॉजिकली कैसे नामुनासिब है? इसके पास कई सारी चीज़ों का जवाब नहीं है। जैसे हमारे पास जो क्वांटिफायर्स होते हैं, फॉर ऑल, फॉर सम, इस तरह के जो क्वांटिफायर्स होते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ डाटा के लिए, या फॉर नॉन, इस तरह के जो क्वांटिफायर्स हैं वो इसमें कोई इसमें एनालॉगी नहीं है हमारे पास। हम इसमें इस तरह के क्वांटिफायर्स नहीं लगा सकते, तो इसलिए लॉजिकली इसमें हमें पूरी वो जो है स्ट्रेंथ नहीं मिलती कि हम अपनी लॉजिक जो है उसको किसी तरीके से इसमें फिट कर सकें। फिर इसमें जो लिंक के नाम हैं उनके कुछ स्टैंडर्ड्स नहीं है कि आप उनके नाम क्या रख सकते हैं, उनको डिफाइन कैसे करेंगे, देयर आर नो स्टैंडर्ड्स। और ये इंटेलिजेंट भी नहीं है। इंटेलिजेंट इसलिए नहीं है कि इसको जिसने बनाना है, बनाने वाले पे डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड चूंकि कोई नहीं है तो बनाने वाला जिस मर्जी सोच से इसको बनाए उस पर डिपेंड करता है कि ये नेट कैसे बनेगा। फिर जो लिंक्स होते हैं इनकी फंक्शनिंग और शक्ल एक जैसी नहीं है, और बाज लिंक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे कि जो रिलेशनशिप्स जो हैं वो क्या वो किसी स्ट्रक्चरल लिंक को असर्ट कर रहा है या वो नेविगेशनल लिंक को असर्ट कर रहा है। देयर विल बी कंफ्यूजन। इसके बाद कुछ ऐसे नोड्स होंगे जिनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे कि वो क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इसकी सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये सिर्फ बाइनरी रिलेशनशिप्स को ही एक ऑब्जेक्ट जाहिर कर सकता है। फिर इसमें निगेशन और डिसजंक्शन जैसे जनरल टेक्सोनोमिकल जो नॉलेज है उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसको इतना आसान नहीं होता रिप्रेजेंट करना कि आप अगर किसी चीज़ की निगेशन अगर आपने रिप्रेजेंट करनी है या डिसजंक्शन है इसको आपने रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरह के जो टेक्सोनोमिकल नॉलेज के जो प्रोसेसेस हैं इनको आप जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की शक्ल है वो होते हैं फ्रेम्स। ये बेसिकली ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्टीरियोटाइपिकल जो नॉलेज है वो किसी ऑब्जेक्ट या किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, उसकी स्टीरियोटाइप के बारे में आप जो है इन डेटा स्ट्रक्चर्स में अपना नॉलेज वो मुंतकिल कर सकते हैं। फ्रेम एक रिकॉर्ड की तरह होता है, जैसे रिकॉर्ड्स होते हैं डेटाबेस में या रिलेशंस में, जिसमें कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स होती हैं और उनकी वैल्यूज होती हैं जो किसी भी डोमेन से ली गई होती हैं। और ये बुनियादी तौर पे नॉलेज को उसके सब स्ट्रक्चर्स में तब्दील करने का नाम है। यानी आप किसी स्टीरियोटाइप्स को सिचुएशन है आपके पास और आप उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आप उसके सब स्ट्रक्चर बना लें और उन सब स्ट्रक्चर्स को फिर वैल्यूज दे लें। अब होता यह है कि इन फ्रेम्स में हमारे पास स्लॉट्स होती हैं और हर स्लॉट के आगे वैल्यू होती है, और हर स्लॉट का कोई टाइप हो सकता है और साइज हो सकता है। स्लॉट के नाम होंगे और वैल्यूज होंगी। ये नाम और वैल्यूज इनको फेसिट्स कहते हैं। ये एक स्कीमा की तरह भी होता है। इसको हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की तरह एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है तो हम उसका फ्रेम कैसे बना सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज यानी जो उसके रिलेशनशिप उसके एट्रीब्यूट्स होंगे उनके नाम और उनकी वैल्यूज लिख देंगे। यानी फ्रेम नेम स्टूडेंट और उसके एट्रीब्यूट्स हैं एज 19, जीपीए उसका 4.0 और रैंकिंग 1 है। फेसेट्स क्या चीज़ होती हैं? ये बेसिकली किसी भी फ्रेम का एक फीचर होता है जो हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स या वैल्यू उसके अंदर रखने की इजाज़त देता है। जिस तरह इफ़ नीडेड फेसेट्स होते हैं, इफ़ चेंज्ड फेसेट्स होते हैं। इसकी एक एग्जांपल आप देख लें कि हमारे पास ये फेसेट्स हैं, यानी ये स्लॉट्स हैं और ये उनके आगे फिल्टर्स या वैल्यूज़ हैं। जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मजमून को अगर फ्रेम्स में रिप्रेजेंट करें तो टाइटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया,
और इसका जेनरे कंप्यूटर साइंस आ गया, और इसी तरह से आथर ये आ गया, एडिशन ये आ गया, और ईयर ये है, और पेज दिस वन। तो ये हमारा एक फ्रेम्स का एग्जांपल है जिसमें हमने फेसेट्स की शक्ल में आपको डाटा रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। आपने इनमें से दोनों तरीकों को जो है वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में आपने कवर किया है। तो एक प्रोपोजिशनल लॉजिक है और दूसरी प्रेडिकेट कैलकुलस है। हमें पता है अलजबरा जो है बेसिकली एक फॉर्मल लॉजिक की किस्म है जो कि अदाद शुमार के साथ डील करती है। जो प्रोपोजिशनल लॉजिक है और प्रेडिकेट कैलकुलस हैं, ये भी फॉर्मल लॉजिक की ही एक मिसाल है, लेकिन ये नंबर्स के साथ नहीं, ये प्रोपोजिशंस के साथ डील करते हैं। प्रोपोजिशन बेसिकली क्या है? ये बुनियादी तौर पे इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, और हम इसको फैक्ट को किसी भी सिंबॉलिक वेरिएबल्स के जरिए रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी प्रोपोजिशन हम बेसिकली हर प्रोपोजिशन को एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं। जैसे P इज इक्वल टू इट इज रेनिंग एंड Q इज इक्वल टू आई कैरी एन अम्ब्रेला। जब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे किसी भी प्रोपोजिशन का या फैक्ट का, तो या तो फिर वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। यानी द प्रोपोजिशन अ रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स, ठीक है, इस ये ट्रू होती है क्योंकि रेक्टेंगल के 4 ही साइड्स होते हैं। द प्रोपोजिशन द वर्ल्ड इज अ क्यूब, ये फॉल्स है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस की शक्ल में हम किसी भी फैक्ट को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो, और उसके साथ कोई ट्रूथ या जो फॉल्स वैल्यू है वो हम असाइन कर देते हैं, तो वो प्रोपोजिशन बन जाती है। और हर प्रोपोजिशन को हम प्रोपोजिशनल लॉजिक में किसी वेरिएबल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम आखिर में ये कह सकते हैं कि प्रोपोजिशन एक ऐसा फिक्रा है जिसकी ट्रुथ वैल्यू को हम जान सकते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो हर वेरिएबल इसमें जो होगा उसकी कोई ना कोई ट्रुथ वैल्यू होगी, यानी ट्रू या फॉल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोपोजिशनल लॉजिक को इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम प्रोपोजिशनल लॉजिक के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।